इजराइल ने भारत का ऐसा मैप जारी किया है, ऑफिशियली ट्वीट किया, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया। हम लोग तो ऐसे किसी भी गतिविधि का जहां पर भारत की सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर और अखंडता पर, इस अटैक में ईरान और इजराइल के बीच इस संघर्ष में, ये देखिए जब आप कर रहे हैं ना पटने की, इजराइल का एक, मैं पहले खबर दिखाता हूँ, खबर लाइए जरा। ये पहली बार इजराइल से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी भी डिलीट करने के लिए लोग कह रहे हैं कि डिलीट तो करो, लापरवाही हुआ है। कश्मीर से अरुणाचल तक इजरायली सेना ने दिखाया भारत का गलत मैप। लाइए जरा आईडीएफ का ट्वीट लाइए, लाइए स्क्रीन। मैं आपको एक खबर बता दूं, दिस पोस्ट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द रीजन दिस मैप फेल्स टू प्रिसाइसली डिपिक्ट द बॉर्डर। We apologize for any offense accused caused by this image. इजरायली डिफेंस फोर्सेस का वो ट्वीट है। ये देखिए नीचे, प्लीज रिमूव इट, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय यू। ये अब यहाँ पर ये तो एक है, लेकिन यहाँ पर भयंकर बवाल है। और हमने वो वाला मैप नहीं दिखाया, क्योंकि हम मैप भी दिखा करके, भारत का बिगड़ा मैप दिखा करके भी हम भारत की सॉवरेनिटी से, कोई संप्रभुता से, अखंडता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं बताऊं, इस मैप में कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा, इजराइल ने मैप जो जारी किया है, आईडीएफ ने जो लगाया है, कश्मीर को दिखाया है पाकिस्तान का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश को दिखाया है चीन का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है ईरान और इसराइल की जंग चल रही है और इसराइल ने एक मैप जारी किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया है ईरान को, लेकिन दोस्तों बाकी वर्ल्ड के मैप देखें तो पाकिस्तान के हिस्से में उन्होंने जम्मू और कश्मीर को दिखाया है। दोस्तों इस तरह का मैप इंटरनेशनल मैप नहीं होता, आपको पता है। हम पाकिस्तानी पूरे कश्मीर को अपने इलाके में दिखाते हैं, इंडिया वाला हमारे कश्मीर को भी अपने इलाके में दिखाते हैं, और जो वर्ल्ड मैप होता है वो एक्यूरेट होता है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है जिसके पास जो इलाका है वो उसके अंडर दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसराइल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के अंडर दिखाया है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को भी आप देख सकते हैं, वो भी इन्होंने भारत से कट करके दिखाया है। भारतीय देखिए कि वहां पर जाकर कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट के नीचे कर रहे हैं कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, प्लीज रिमूव दिस मैप, प्लीज रिमूव दिस मैप, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारी समझ में ये आ रहा है कि अब दोस्तों फ्रांसीसी तजियाकार है, इन्होंने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की बहाली पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को मुलवस करार दे दिया है, और उन्होंने कहा पाकिस्तान ने दोबारा ईरान को खड़ा किया है, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल डाउन हो गया था। इस बात में कोई सदाकत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा सके। F-35 की भी आपको पता है खबर ये चल रही है कि 2 F-35 पाकिस्तान ने डाउन किए हैं, जबकि ईरान खुद डाउन कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आएंगे तो दोस्तों वापस नहीं जाएंगे, ये बात भी है, और पाकिस्तान जाकर ठोकेगा। दूसरी बात है, इसराइल पाकिस्तान को खुश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम खुश नहीं होंगे। अगर आपने पाकिस्तान को खुश करना ही है, आप गजा से दफा हो जाए, आप फलस्तीन से दफा हो जाए और आप बैतुल मुकद्दस को आजाद कर दे, तब जाकर पाकिस्तान खुश होगा। इस तरह के फर्जी मैप दिखाने से खुश नहीं होता। अब जाकर पजीत दोस्तों वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि प्लीज हम आपके साथ खड़े हैं, आप इस मैप को रिमूव कर दें, जबकि इसराइल ने भी कह दिया है कि ये गलती से पोस्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों इसराइल इसे रिमूव नहीं कर रहा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि इसराइल पाकिस्तान को नाकाम खुश करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो ईरान का साथ ना दे। दोस्तों आगे भी इनका रोना धोना सुनाता हूँ, क्योंकि एक और बम शेल गिर गया है, F-35 तबाह हुए हैं, तो इंडिया F-35 खरीद रहा था। खुद सोचे कि वो त्यारा जो तबाह हो चुका है वो इंडिया खरीदने जा रहा है, और हम भी दोस्तों फिर उसे तबाह करेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान में उसे पेला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का तमाम हिस्सा, और जो नेपाल क्लेम करता है, उन हिस्सों को नेपाल का दिखाया है। नेपाल का जो हिस्से नेपाल क्लेम करता है नेपाल का दिखाया है, अरुणाचल चीन क्लेम करता है चीन का दिखा दिया है, और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का दिखा दिया है। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उस सब नेपाल से जोड़ दिया है। ये मैप, पूरी दुनिया का मैप इजराइल क्यों दिखा रहा था वो भी बता दें। वो बता रहा था कि ईरान की मिसाइलें कहां कहां तक पहुंच सकती हैं, ईरान की मिसाइलें कहां कहां तक पहुंच सकती, ये बताने के चक्कर में उसने अलग अलग देश दिखाए। क्या इजराइल दुनिया भर को जान रहा है, उस सीमाओं को बनाने और बिगाड़ने का काम ही इजराइल ने किया है? क्या वो भारत की सीमाओं को नहीं जानता? ये ऐसी चूक है, ऐसी चूक की हम मान ले कि बिल्कुल हाँ, कि ये जो है सीमाओं को जानता ही नहीं है। भाऊ देखो आशीष, ये अमेरिका, देखो इजराइल क्या है, इज अमेरिका फेस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप एंड एशिया में इजराइल अमेरिका का चेहरा है, अमेरिका उसी के थ्रू ऑपरेट करता है। ये इजराइल का जो, मतलब मैं तो इस बारे में बहुत जानता हूँ अच्छी तरह से। कोई भी देश किसी भी देश के मैप को गलत तभी दिखाता है जब उनके आपस के झगड़े हैं। नेपाल के हमारे बॉर्डर के झगड़े होंगे तो नेपाल हमेशा अपने मैप में वो जगह दिखा देगा, जैसा भारत हमेशा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना ही हिस्सा बताता है और उसमें लिखता है कि पाक ऑक्युपाइड है।
लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान अपने मैप में बताए तो वो उनकी अभिलाषा हो सकती है, लेकिन इजराइल यदि बताए तो फिर वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कि कोई भी किसी भी देश का मैप के बॉर्डर्स कोई चेंज नहीं करता, कोई भी दूसरा देश। चीन का हमारा झगड़ा है अरुणाचल प्रदेश को लेके, उसमें चीन एक कहता है हम एक कहते हैं, वो मैं समझ में आता है। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखा देगा तो ये गंभीर बात। ऑस्ट्रेलिया को भारत जब दिखाना होगा तो वो भारत के हिसाब से भारत का मैप जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैप है वही दिखाना होगा। ये अथॉरिटी ऑस्ट्रेलिया को नहीं है कि वो हमारा मैप डिटोरिएट करे, बदले बॉर्डर समझ। तो ये यकीनन अमेरिका के कहने पे हुआ होगा। क्यों ना माने, इसमें सवाल इसलिए है कि नीचे आपने देखा था कि एक यूजर ने, इंडियन भारतीय ने कहा कि इसको डिलीट कर दीजिए। मैं वही देख रहा हूँ, मेरे सामने खुला हुआ है इस सब, ये देख, ये खुला है और ये वही IDF का हैंडल है। 17 घंटे हो चुके हैं, 17 घंटे 17 आवर्स 17 घंटे हो चुके हैं और तमाम आपत्तियों के बावजूद ये डिलीट नहीं किया गया है। सवाल इसमें एक और महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज करवाई कि नहीं दर्ज करवाई? हमारे ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू है कि क्या भारत ने इसको ऑफिशियली ये कर दिया है क्या? हाँ। लताड़ा है क्या? हाँ। ये इतना बड़ा मामला है कि आप इजराइल के एम्बेसडर को बुला के हमारे विदेश मंत्रालय ने उसको तलब कर लेना चाहिए और इमीडिएटली इसको विड्रॉ करने के लिए डिलीट करना चाहिए। विड्रॉ, वही असली सवाल यही है कि विड्रॉ करना चाहिए था, डिलीट करना चाहिए था। लेकिन 17 घंटे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 17 घंटे हो चुके हैं, 17 घंटे बाद भी नहीं डिलीट किया है। अब सवाल ये है, हमारी विदेश नीति शुरू वहीं से की तो वहीं खत्म भी करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं? इजराइल जो क्लेम चीन करता है, इजराइल उस पर मुहर लगा रहा है। जो क्लेम पाकिस्तान करता है, इजराइल उस पर मुहर लगा रहा है। जो क्लेम नेपाल करता है, उस पर मुहर लगा रहा है और डिलीट नहीं कर रहा है। हम मान लेते हैं गलती, चलिए गलती सबसे होती है, मान लिया, हो सकता है कहीं से उठाया हो। भारत में मोदी जी के चुनाव प्रचार में कई बार विदेशों की फोटो लग जाते हैं, विज्ञापन जारी करते हैं, विदेश की फोटो लगा देते हैं, विदेश की सड़क लगा देते हैं, लगाते गए। नहीं, आशीष, भारत और इजराइल में बहुत फर्क है। हाँ। इजराइल बहुत ही डिसिप्लिन, इजराइल बहुत ही कैलकुलेटिव, इजराइल ऐसी गलतियां यूं ही नहीं करता। ये प्री प्लान के तहत हुआ है, इसीलिए डिलीट नहीं होगा। कुछ तो मैसेज देना था, कुछ को मैसेज देना था। भारत जब तक खुल के साथ नहीं देगा तब तक ऐसा मैसेज देना था। वही, इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है। राइटर्स की रिपोर्ट है, आखिर में इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि भाव ने कहा ना इजराइल है, ऐसे ही गलती नहीं हुई होगी। जिस अधिकारी को मारा है वहां पर, एक बड़े अफसर को, उसके बेडरूम, जिस फ्लैट में पेंट हाउस में था, उस पेंट हाउस के बेडरूम में हिट किया। जो इजराइल बेडरूम को हिट कर दे रहा है, वो भारत का जम्मू कश्मीर, उसका मस्तक, उसका सिर, उसे हटा दे रहा है। ऐसे कैसे गलती हो जाएगी? मैंने इसीलिए कहा कि इजराइल में बहुत माइक्रो लेवल पे स्टडी होती है, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं, और डिलीट भी नहीं कर रहे हो। खैर चलिए, मोदी जी से हम लोग फिर वो क्या करेंगे? हमारे पास और कोई विकल्प नहीं इंतजार करने का, इंतजार ही करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हो सकता है। अरे ये देश में ऐसे अंधभक्त पैदा हुए हैं, ये इस मैप को भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे। हो सकता है, कुछ भी। मोदी है तो मुमकिन है। खैर हमें इजाजत दीजिए, हम कल फिर आएंगे भाव के साथ। कार्यक्रम ही होगा मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, और सवाल भी जो जरूरी है इस देश के लिए वो हो वही। न्यूज लॉन्च देखते रहिए। नमस्कार। भारत के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबर है, एक नहीं दो खबरें। ट्रंप जो कबाड़ फाइटर जेट भारत को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, मोदी के अमेरिका दौरे में व्हाइट हाउस में बैठ करके जिस विमान को खरीदने के लिए मोदी की मुंडी हामी में नीचे करवा लिया, झुका लिया, हामी भरवा ली, वो विमान सबसे पहले शुरुआत उसी विमान से ईरान ने किया है। दो विमान मार गिरा है, वो है F-35, 2 विमान मारे। इसके अलावा अब खुल करके ईरान इजराइल के इस संघर्ष में दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट डिवीजन। 14 तारीख यानी आज जो आने वाली रात है, देर रात यूएन में UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में भी 2 धड़े। अब भारत के लिए ये जो आज की तारीख में मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी ने एक और संकट खड़ा किया है कि भारत क्या करेगा, कहां स्टैंड होगा। गुटनिरपेक्ष, अब तो बोल रहे हैं जयशंकर यूरोप में बोल के आए, लेकिन 11 साल में गुटनिरपेक्ष की नीति की धज्जियां उड़ा दी, उसको किनारे कर दिया, डस्टबिन में डाल।
अब गुटनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, क्या वो गुटनिरपेक्षता अब अप्लाई हो पाएगी? ये दूसरा संकट। दो हो गए। अब तीसरा संकट, तीसरा नंबर, इजराइल ने भारत का ऐसा मैप जारी किया है, ऑफिशियली ट्वीट किया, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया। हम लोग तो ऐसे किसी भी गतिविधि का जहां पर भारत की सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर और अखंडता पर कोई हमला करे, आवाज उठाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अंधभक्त या मोदी भक्त, उनको जो भी आप कहें, उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहली बार हुआ है, इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो अब ये पूरा तीन पार्ट है और तीनों भारत से जुड़े हुए, युद्ध, ईरान, इजराइल। लेकिन वहां पर भारत कैसे, भारत पर क्या असर उसका पड़ रहा है और दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस पर चर्चा के लिए भाव को जोड़िए, फटाफट ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट जो मैंने बताया, तीन पार्ट। पहले पार्ट को पहले दिखाते हैं, लाइए स्क्रीन पर, लाइए खबर, लाइए पहले खबर स्टेब्लिश जैसा हम करते हैं। इजराइल छोड़िए, ईरान ने अमेरिका का भी तोड़ दिया घमंड, मार गिराया F-35 जेट। भीतर की खबर का एक हिस्सा दिखा दीजिए। ये सिर्फ एक F-35 नहीं है, 2 F-35। ईरान ने इजरायली हमले के बीच बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये फाइटर जेट F-35 है और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है, यानी अमेरिका का जो नंबर 1 फाइटर जेट है, 2 फाइटर जेट मार गिराए। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक ये पायलट पैराशूट से कूद गया जब इस पर जो है इसको मार गिराया ईरान ने, और वो ईरान के क्षेत्र में ही गिरा। पायलट जो है, जो पैराशूट से कूदा तो लैंड किया ईरान के क्षेत्र में, और ईरान ने उसे भी पकड़ लिया है, इजराइल के पायलट को भी। ये एक विमान F-35 जो भारत को बेचने की तैयारी में है, 7 अरब रुपए का है, 7 अरब। 2 विमान सीधा 15 अरब की चपत है। ये 15 अरब की चपत इजराइल को लगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को या भक्तों को फर्क पड़े जो इजराइल और ट्रंप के लिए हवन कीर्तन करते हैं, हमें नहीं पड़ता। यही कबाड़ भारत को देने की तैयारी में है भाव। सवाल ये आशीष, हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। वर्तमान में 5th जनरेशन के फाइटर जेट सिर्फ 3 देशों के पास है, एक रशिया है, एक चाइना है और एक अमेरिका है। अब ऐसे में यदि हमारे यहाँ हमारा एयरफोर्स ऑलरेडी 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन में से मात्र 31 स्क्वाड्रन है और वो भी 29 ऑपरेशनल है। हमारी जो पुराने स्क्वाड्रन है उसकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है और ये एक्सटेंशन पे चल रहा है। हमारे पास राइफल्स आए हैं, लेकिन राइफल्स का सोर्स कोड नहीं होने की वजह से कैसी आफत आ गई थी इस पिछले 3 दिनों में, ये हमने देखा। हमने पास सुखोई और राइफल छोड़ के बाकी कोई उन्नत नहीं। ये जो मेक इन इंडिया और ब्रेक इन इंडिया और गेट अप इंडिया और इधर चल इंडिया उधर चल इंडिया जो चल रहा है प्रधानमंत्री का, वो सब बोगस बातें हैं, क्योंकि यथार्थ के धरातल पे आपको सिर्फ बड़ी बड़ी भाषण देके, बातें करके, और पार्लियामेंट में भी आजकल झूठ परोसा जाता है, वहां पे भी बात करके आप पूर्ति नहीं कर सकते। विमानों की पूर्ति विमानों से हो, आपके बातों से नहीं हो। एक तेजस हमने बनाया है प्रोटोटाइप, और उसी तेजस को हम एयर शो में घुमाते रहते हैं, लेकिन क्या जो 2024 में डिलीवरी हो जानी चाहिए थी 86 तेजस की, क्या वो हुई? यही फ्रस्ट्रेशन है हमारे एयरफोर्स चीफ का, जो ये बोल गए बोलते बोलते कि जो वादे नहीं कर सकते उसको बोला मत, जो बात नहीं कर सकते उसको बोला मत। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब एग्रीमेंट करते हैं हम तभी मालूम होता है कि ये होने वाली। तो एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? क्या एग्रीमेंट देश करवाता है? क्या एग्रीमेंट सिर्फ अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए किए जाते हैं? सवाल ये है, कई सवालों को जन्म देता है ये, मतलब ये पूरे चीज ये। अब ऐसे में अब 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, चाइना से तो हम ले नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि चाइना हमारा शत्रु राष्ट्र है। एक अमेरिका बचता है और एक रशिया बचता है। रशिया का जो हमारा 5th जनरेशन का जो प्लेन है, वो प्लेन भारत और रशिया दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय ये एग्रीमेंट हो गया था, HAL इसका निर्माण करना था, और वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत के वातावरण के अनुसार बनना था। मैं वातावरण बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर गिरा है, इसमें भी 47 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री का टेम्परेचर नुकसान करता है, ये बता दिया गया है कि ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट करने जाओगे तो एयर का मिक्सचर पेट्रोल में ज्यादा होता है, तब जाके फुल फ्यूल एफिशिएंट होता है, और ज्यादा टेम्परेचर में घनत्व कम होता है तो फिर वो थ्रस्ट नहीं मिलता, वो एनर्जी नहीं मिलती। हो सकता है वो भी कारण हो ड्रीम लाइनर का, वन ऑफ द रीजंस जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो हम लगातार 3 दिन से बताते आ रहे हैं। तो ऐसे
ऐसे में हमें वो प्लेन चाहिए जो भारत के कंडीशन में, और भारत के कंडीशन में यदि वो उड़ते हैं तो फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे यहाँ वो रशिया के साथ वो प्रोजेक्ट चल रहा था। मनमोहन सिंह सरकार ने वो प्रोजेक्ट ऑन किया था। उसके बाद फिर सोर्स कोड को लेके ही थोड़ी वातावरण टाइट हुआ, मतलब गर्मा गर्मी हुई। फिर रशिया ने कहा कि रशिया भी समझ गया था कि जब भाई बनेगा HAL में इंडिया में, और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से 5th जनरेशन दोनों मिलके कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस हमने बनाया दोनों मिलके, वैसा ये भी बनना था। तो तब ये तय हुआ था कि सोर्स कोड भी हमको दे देंगे, लेकिन कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगेगा उसको, तो एक्स्ट्रा पैसा भी सैंक्शन हो गया था। उसी बीच में सरकार बनी। जैसे नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने जिद पकड़ी कि अब हम अमेरिका की तरफ झुकेंगे। उसके चलते वो रशिया का एग्रीमेंट खत्म हो गया। नहीं तो आज ये जो ऑपरेशन सिंदूर में ही हमारा अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, और विश्व में कहलाने के लिए होता था कि पूरा यूरोप देखता रह गया रशिया छोड़ के, लेकिन 5th जनरेशन इंडिया के पास आ गया। हम वो चौथा देश होते विश्व में जिसका अपना 5th जनरेशन हो, क्योंकि वो पाकिस्तान, वो भारत और रशिया मिलकर बनाने रहे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका एक जो जिद है कि मैं विदेश नीति भी बदल के रखूंगा, हर कुछ बदलूंगा मैं। जो पुरानी सरकारों का है, हर चीज बदलने के लिए आपको फिर नई सोच चाहिए। नई सोच क्या हो गई आज हम कितने बुरी तरह से फंस गए। आज इजराइल से हमारी दोस्ती है, ईरान हमारा रेगुलर तेल सप्लायर है, हम ईरान को भी नहीं कर सकते और इजराइल को भी नहीं। इसके पहले हम लगातार पैलेस्टाइन के स्ट्रगल के लिए लड़ते थे। जब हमास ने जब इजराइल पर पहला हमला किया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया हमास को इजराइल के समर्थन में। उसके बाद विदेश मंत्रालय को पूरे दिन भर एक्सरसाइज करनी पड़ी ये बताने के लिए वो गलती से ट्वीट हुआ है। क्योंकि एक विदेश नीति ये कोई रातों रात चेंज करने वाली बात नहीं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन विदेश नीति वही बनी। लेकिन यदि आपको, मैं बार बार इसलिए कहता हूं, मैं नौकरशाह के खिलाफ नहीं हूं आशीष, लेकिन नौकरशाह हमेशा यस मैन रहते हैं। वो हमेशा जी हुजूरी करने वाले होते हैं। और किसी नौकरशाह को यदि आप विदेश मंत्री बनाओगे तो वो अपनी अकल नहीं लगाएगा, जो प्रधानमंत्री चाहते वही करेगा। तू दिन को कहे रात तो रात कहूंगा, इसी फॉर्मेट में रहता है वो, क्योंकि जीवन भर वही करते आ रहा है वो। हमारे इसी भारतीय जनता पार्टी में बहुत मेधावी लोग हैं आशीष, जो विदेश मंत्रालय संभाल सकते, लेकिन फिर प्रधानमंत्री को मेधावी लोग नहीं चाहिए। उन्हें वही लोग चाहिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेके आए। अब बेचारे कई लोग, मैं और आप भी कोर्स करने गए थे इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, लेकिन कहीं मिला ही नहीं एडमिशन हमको। यूनिवर्सिटी से हमको रिप्लाई आ गए, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, कोई भी उठा के नाम ले लेते हो। अब किसको बताया प्रधानमंत्री पढ़े उस। तो कुल मिलाकर हमारी विदेश नीति डिरेल हो गई। तो आज अमेरिका के पास जब गए तो हम अमेरिका से 5th जनरेशन प्लेन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें अमेरिका का ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में करना है। अमेरिका कह रहा था कि हमको घाटे का सौदा हम नहीं करेंगे। व्यापार आपको हमसे निर्यात ज्यादा करना होगा, जितना आयात हम आपसे करते हैं उससे ज्यादा आयात आपको करना होगा हमसे, मतलब हमारा इंपोर्ट अमेरिका से ज्यादा होना चाहिए, तब अमेरिका का वो ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में जाएगा। और जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो क्या करेगा, बोले ये प्लेन भी ले लो। जो प्लेन आज ईरान ने मार गिराए, लेकिन उसके पहले एलन मस्क कह चुका था, ये कई क्रैश हो चुके वहां पे। एग्जैक्टली यही इसी पर मैं अमेरिका में ही शॉर्टेज में क्रैश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये भैया ये आत्मघाती, ये कबाड़ है, ये पायलटों के लिए आत्मघाती साबित होगा। ये एलन मस्क का इस प्लेन के ऊपर का ट्वीट सारे सोशल मीडिया पे पड़ा है, कोई भी पाठक एक्स पे जाके ढूंढ सकता है उसको। लेकिन हम ले रहे हैं उसको कबाड़े, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम सोर्स कोड मांगे उनको। हम ले भी रहे हैं। मैंने कहा ना, ऐसे ही हमने अपाची गले बांध लिया हमारे। ये बोइंग का ही अपाची है, जो कल हमने इस पे खास विशेष रिपोर्ट भी की है कि कैसा है गले पड़ा है अभी हमारे अपाची। ये सब पता है भाव, असल बात ये है कि हम डिफेंस एक्सपर्ट क्या चाहते हैं वो नहीं सोच रहे। हम हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी क्या चाहती है वो नहीं, ट्रंप क्या चाहता है वो मोदी जी तय करते हैं। ट्रंप जो चाहता है वो, जबकि हम इंडियन एयरफोर्स क्या चाहती है, इंडियन आर्मी क्या चाहती है, इंडियन नेवी क्या चाहती है, डिफेंस के एक्सपर्ट क्या चाहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है मोदी जी को। अब देखिए कहां पे हम फंसे। अगली खबर और लाइए जरा, स्क्रीन पर लाइए खबर। ये देखिए, ये जो अटैक किया है ईरान ने, ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है, ये बड़ी घातक, मतलब भयंकर बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरे ईरान में कुछ वो भी है, विजुअल्स हम दिखा नहीं सकते। जो जैसे हालत गाजा में की थी, गाजा में इजराइल ने, करीब इजराइल के कुछ हिस्सों में वही हालत ईरान ने बना दी। हालांकि पूरी दुनिया ऐसी पटी हुई है कि अपने पसंद की चीजें दिखाने में, हटा दीजिए इसको, अपने पसंद की चीजें दिखा रही है कि जिसको इजराइल पसंद है। अब भारत में भी बहुत तगड़ा डिवीजन हो गया पब्लिक में। पब्लिक का डिवीजन कभी नहीं होता था, देश जो चाहता था पब्लिक वो चाहती थी हमारे यहाँ। लेकिन ये पहली बार है
कि मोदी जी ने देश में ही बंटवारा कर दिया कि पब्लिक को इजराइल को पसंद कर रहा है, कोई ईरान को, लेकिन हमें विदेश नीति के हिसाब से हम कहाँ फंसे हैं वो दिखाते हैं। अगली खबर लाइए, जरा खबर लाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, ईरान वर्सेज इजराइल पर दो धड़ों में दुनिया बट गई है, दो धड़ों में बट गई, बिल्कुल साफ साफ। एक के पीछे अमेरिका यूरोप, तो दूसरे को चीन और रूस का सहारा। खबर के अंदर का हिस्सा लाइए जरा, खबर के अंदर का। आज 14 तारीख को देर रात 1:25 पर यूएनएससी की मीटिंग है। इसमें देखिए लिखा है, चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बातचीत का समर्थन करते हैं। रूस ने भी इसी तरह का स्टैंड दिया है, जिसमें ईरान को शांति का चैंपियन करार दिया है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को उन्नत, अगला लाइन, ये यहां तक चीन ने तो यहां तक कहा है कि इजराइल ने अखंडता और संप्रभुता ईरान की है, उस पर अटैक किया है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये भी बोला है स्टेटमेंट में। लेकिन आगे जो जहां पर भारत चीन और रूस का ईरान को समर्थन ऐसे समय में आया है जब ईरान पर इजराइल द्वारा साइबर हमले और टारगेटेड किलिंग्स के आरोप लगे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, ये धमकी क्या, अब तो कर भी दिया है अटैक, जिससे तनाव बढ़ा है। यूएनएससी की बैठक में चीन और रूस ईरान के पक्ष में प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि अमेरिका और यूरोप इजराइल का बचाव करेंगे। यह टकराव वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे देशों को इस द्वंद्व में न्यूट्रल रहने की रणनीति है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं। ये आखिर में लाइन वो आया है जैसे सत्यनारायण भगवान के कथा के अंत में होता है, विश्व में सद्भाव हो, प्राणियों का कल्याण हो, टाइप का आया है। भारत अब उस गुटनिरपेक्ष की नीति पे रहे नहीं तो सीट युद्ध इतना लंबा चला, लेकिन भारत की वो गुटनिरपेक्ष की नीति भारत को हमेशा उसकी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को हमेशा अक्षुण्ण बना के रखे। अब हम संकट में हैं। रूस, अब यहाँ पर इसमें संकट कहाँ पे हम फंस रहे हैं भाव, इस बात को समझना चाह रहे हैं। रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड, नैसर्गिक दोस्त। रूस अभी भी भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। इस समय भी जब F-35 की ट्रंप ने बात की तो रूस ने तत्काल ऑफर दिया कि Su-57 भारत को हम देने को तैयार हैं, भारत हमसे। रूस हर तरह से हाथ बढ़ा रहा है, इस स्थिति में भी हाथ बढ़ा रहा है। पहली बार था जब पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष में रूस न्यूट्रल रहा, नहीं तो कभी न्यूट्रल नहीं। वो ईरान के साथ बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल उसमें कोई दाएं बाएं वाला हिसाब नहीं। चाइना बिल्कुल खड़ा है, चाइना तो मान लिया हमारा दुश्मन। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध OIC के साथ बड़े अच्छे हैं, वो नेचुरली पहले से रहे, आज से नहीं। कुवैत से, इराक से, सद्दाम हुसैन के जमाने से, यासिर अराफात के जमाने से, तब से OIC से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। वो मोदी जी ने नहीं बनाए हैं, वो वही नेहरू और इंदिरा गांधी ने बनाया है, जिसको दिन रात गाली दे। आपकी मुसीबत तो बड़ी है, ये बड़ी मुसीबत। ट्रंप, क्या आप बिल्कुल, अगर यहाँ पर आप फंसे थोड़ा भी, तो आप ट्रंप की मुट्ठी में कैद क्या नहीं हो जाएंगे भाऊ, जिसकी आशंका आप हमेशा जताते हैं। मैंने वही कहा कि ट्रंप ऐसा एक अमेरिका में राष्ट्रपति आ गया है कि वो किसी की केयर ही नहीं करता। वो तो कल भारत को हाथ रगड़ के बोलेगा कि तुम साथ दो हमको। वहां रशिया बार बार भारत को चेतावनी दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो क्वाड है आपका, ये भी भले ही ये एनवायरमेंट और बिजनेस के, ट्रेड के बारे में बात करता है, लेकिन आगे पीछे ये आर्मी का एक नेक्सस होगा, सैन्य आपस में साझेदारी होगी और भारत को अमेरिका अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने खुल के बोला कि भारत रशिया से दोस्ती करता है तो फिर हमसे अच्छी उम्मीद क्यों रखता है। तो भारत की विदेश नीति ट्रंप तय कर रहा है, ये तो करीब करीब फाइनल हो गया। भारत क्या खरीदेगा, किससे खरीदेगा, ये ट्रंप तय करेगा। भारत को रशिया तेल दे रहा था, सस्ता तेल दे रहा था। मार्च के बाद हम तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि जो टैंकर्स और जो लॉजिस्टिक फर्म्स होती है, कंपनी ऑपरेट करती है, जो टैंकर ऑपरेटिंग कंपनी है और जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने वाली कंपनी है, उन कंपनियों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। अडानी के खिलाफ एक उधर उंगली उठा के। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो भारत में जो ड्रोन निर्माण हो रहा है, भारत में जो अडानी ड्रोन निर्माण कर रहे हैं, जो भारत और रशिया, वो इजराइल कंपनी मिलके कर रहे हैं, और ये ड्रोन जो भारत में तैयार हो रहा है, इसका हम क्या करेंगे। ये ड्रोन कल जो अडानी का लिबिट सिस्टम्स कंपनी है, एल्बिट सिस्टम्स है, एल्बिट सिस्टम्स वो
हरमास 900 नाम का ड्रोन बनाता है, जो सबसे अत्याधुनिक ड्रोन माना जाता है। हैदराबाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और हैदराबाद में जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसका नाम है अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया। अब इजराइल का पार्टनर है तो ये इजराइल में ड्रोन यूज करेगा। वो इजराइल यदि ड्रोन खरीदता है और ईरान के खिलाफ यूज करता है तो क्या ईरान हमें शत्रु राष्ट्र नहीं मानेगा? और यदि ईरान ने हमें शत्रु राष्ट्र मान लिया ये अडानी के चक्कर में, तो फिर चाइना और रशिया के हम वैसे ही दुश्मन हो जाए। और पाकिस्तान और भारत, वो हम किसके भरोसे लड़ेंगे? हमने पहले ही कहा कि उधर टर्की, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और लंका, चाइना ने अपनी डिप्लोमेसी से अपने कब्जे में कर लिया। हमारा एक पड़ोसी हमारे साथ में, ऊपर रशिया, उससे भी दुश्मनी मोड़ लेंगे। और अमेरिका जब भारत और पाकिस्तान के बीच में चूज करना है तो पाकिस्तान को इज्जत देता है और भारत को लताड़ता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने ये देश की विदेश नीति कहाँ लेके जाके रखी? अरे आप अमेरिका के साथ गए तो हमें खुशी होती, चलो अमेरिका के साथ ही गए, लेकिन फिर अमेरिका खुल के खड़ा होता था आपके साथ। अमेरिका भी लताड़ रहा है हमको, अमेरिका लताड़ रहा है, रूस अमेरिका के पाले में जाए करके वो दुश्मन हो जाएगा। जो एल्बिट कंपनी है वो बोलेगा अरे हम ही ड्रोन बना रहे हैं यहाँ पे, हमारे ड्रोन हमको नहीं चाहिए क्या? और वो ईरान के खिलाफ यूज होंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा ना, कल भी मैंने एक शो में कहा था कि ये चीजें बहुत, मतलब ये अडानी नाम का जो फैक्टर है, गौतम अडानी, ये इनको बचाने के लिए और इसको प्रमोट करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी सरकार इस देश को किस स्थिति में ले जाएगी इसका आप विचार भी नहीं कर सकते। भयावह स्थिति हो जाएगी। सिर्फ एक आदमी और जैसा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे लोग बटे थे, एक एक देश बटा था, आधा तू बांट ले, आधा तू बांट ले, क्या भारत की स्थिति ऐसी होगी? ये बोलेगा इतना मेरा, इतना तेरा, तू इतना संभाल, तू इतना संभाल।